हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 10 यहाँ पर करने वाले हैं। और भाई आज का हमारा क्योट है बी अ चैम्प नॉट अ लूजर। भाई मेहनत करो, आपको यहाँ पर कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलेगी। और भाई जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलने वाली है। तो यहाँ पर आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा। अब आप पूछोगे कि भाई मैं कौन हूँ। मैं भाई 2024 एसएससी एमटीएस सेलेक्टेड हूँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चंस, यहाँ पर आंसर्स लिखेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, डूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर। मतलब क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल निम्नलिखित अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगती है तो हमारा एक बार में हम 1 वर्ष के लिए है जो आपातकाल को बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने पिछली वीडियोज़ में ही आपको करवाया था कि अपने जो यहाँ पर एमरजेंसी है इंडिया में, एमरजेंसी वो अभी तक कितनी बारी लग चुकी है। तो एमरजेंसी है वो अभी तक जो नेशनल एमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, वो कितनी बार लग चुका, वो 3 बार लग चुका। 1962 भारत चीन का युद्ध हुआ था, 1971 भारत पाक का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान का, और 1975 ये कब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लगा था। और फ़खरुद्दीन अली अहमद यहाँ पर हमारे कौन थे, राष्ट्रपति थे। ये कितने दिनों तक लगा था, ये लगभग 21 मंथ तक लगा था। ये स्टार्ट कब हुआ था, 25 जुलाई 2000, नहीं 2000 क्या भाई, अरे हैं ये 21 मंथ तक था। और 25 जुलाई 1975 को ये शुरू हुआ था और 21 मार्च 1977 को यह ख़त्म होता हुआ नज़र आया था। तो एमरजेंसी हमारी बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। आर्टिकल भी बता देता हूँ, 352, 356 और 360। 352 का ये पहले की वीडियो में करवा चुका हूँ, इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ। 352 क्या है, नेशनल एमरजेंसी, ये है हमारी स्टेट एमरजेंसी, और ये है हमारी फाइनेंशियल एमरजेंसी। नेशनल एमरजेंसी मैंने बताया 3 बार लग चुकी है, और ये तो भाई अनगिनत बार लग चुकी है। स्टेट एमरजेंसी वैसे सबसे पहले कहाँ पर लगी थी, ये लगी थी पंजाब में। और भाई जो फाइनेंशियल एनर्जी है, वित्तीय आपातकाल, ये अभी तक इंडिया में एक बार भी नहीं लगा है। इमरजेंसी बेसिकली हमने किसके संविधान से ली हुई है, तो ये हमने जर्मनी के संविधान से लगी हुई है। तो जब हमारी इमरजेंसी लगती है तो हमारा कौन सा आर्टिकल है जो निरस्त नहीं होता, वो होता है हमारा 20 और 21। 20 और 21 है जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो निरस्त नहीं होता है। तो फंडामेंटल राइट थे वो हमने कर लिए थे। हमने फंडामेंटल राइट्स भी किए थे। कितने फंडामेंटल राइट होते हैं, 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट होते हैं। ये हमारा समानता का अधिकार, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता, फिर हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, फिर हमारा धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, फिर शैक्षणिक और कल्चरल स्वतंत्रता, कल्चरल एंड, इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट, एक बार मैं रबड़ को थोड़ी ही छोटी कर लेता हूँ। ये हमारी रबड़, हाँ। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल, अरे यार, कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम। और ये हमारी लास्ट कौन सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये भाई पहले ही करवा चुका हूँ, बस मोटा मोटा करवा रहा हूँ। ये कौन सा, 14 से 18, ये 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 25 से 28, ये 29, 30 और यह 32। तो अभी हमने ये ऊपरली सभी की हुई हैं। अभी हमारी रही हुई राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो इसको हम कर लेते हैं। तो देखो, आर्टिकल 32 हमारा क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल
रेमेडीज, जस्ट अ मिनट, रेमेडीज। तो ये इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितनी प्रकार की रिटें जारी करता है? 5 प्रकार की। हाई कोर्ट भी करता है वैसे आर्टिकल 226 के तहत। तो 5 प्रकार की जो रिट्स हैं वो भी लिखवा देता हूँ। 1 2 3 4 5। पहली तो हमारी हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस हिंदी में लिखूंगा, चिंता मत करो। दूसरी हमारी प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। तीसरी है क्यो वारंटो, क्यो वारंटो, वारंटो। फोर्थ हमारी मैंडेमस, मैंडेमस। और फिफ्थ हमारी सेंचुरी, सेंचुरी, सेंचुरी। हैबियस कॉर्पस को क्या बोलते हैं? बंदी प्रतीक, बंदी प्रत्यक्षकरण। और प्रोहिबिशन को क्या बोलते हैं? निषेध। क्यो वारंटो को बोलते हैं अधिकार, परीक्षा, परीक्षा। और मैंडेमस को बोलते हैं परमादेश, परमादेश। और सेंचुरी को बोलते हैं प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र। तो देखिए जो हमारी, मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ। तो देखिए जो हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होती है? मान लो कोई आदमी जब जेल में चला जाता है तो उसको ना भाई 24 घंटे के अंदर ना न्यायालय में पेश करना होता है, 24 आवर्स के अंदर। तो वही होता है कि भाई बंदे को पेश करो। तो ये मान लो किसी ने, भाई पुलिस वालों ने उठा लिया आपको, मैं समझाता हूँ। पुलिस वालों ने उठा लिया और भाई पुलिस वाले आपको अगर कोर्ट में नहीं ले जाते 24 घंटे के अंदर, तो भाई कोर्ट में आपकी फैमिली जाके पूछ सकती है कि हमारा जो भाई लड़का, मान लो लड़का उठा लिया किसी के, तो किसी का, तो उनके माँ बाप भाई कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि अभी तक जो न्यायालय में है वो हमारा बेटा क्यों नहीं आया। तो कोर्ट भाई आदेश दे देगी सीधा कि भाई हैबियस कॉर्पस की तरह, बंदी प्रत्यक्षीकरण की तरह वो बंदे की बॉडी है हमारे सामने लेके आओ। अगला है प्रोहिबिशन या निषेध। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट, कोर्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइजिंग jurisdiction, jurisdiction that it does not have। देखो प्रोहिबिशन या निर्देश क्या होता है? जब मान लो कोई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, मान लो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जब वो अपने जो, मान लो लोअर कोर्ट का भाई कोई एक ना एरिया होता है कि इतने एरिया के आपको केस संभालने हैं, लेकिन जब जो लोअर कोर्ट है भाई उससे बाहर के एरिया के केस संभालने लग जाए या उन पे उपदेश करने लग जाए, तो यहाँ पर ना सीधी जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर प्रोहिबिशन, निषेध लगा सकती है। अगला है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो क्या होता है? ये होता है टू चैलेंज, चैलेंज द अथॉरिटी, द अथॉरिटी of a person, of a person holding a public office, holding a public office। देखो इसका क्या मतलब होता है? क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा। मतलब मान लो आप भाई एसएससी को क्लियर करके आप जीएसटी इंस्पेक्टर लग गए, तो आपको ना एक एरिया दिया जाएगा ऐसा ही, पर भाई आप अपने एरिया में काम नहीं कर रहे हो, उसे बाहर कर रहे हो। और भाई मान लो आपको एक जीएसटी इंस्पेक्टर की कुर्सी बैठे हो, तो भाई आप उसके लिए क्वालिफाई होना है तभी तो बैठे हो। मान लो आप भाई कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करके और सीधा ही उस कुर्सी पे जाके बैठ गए, और भाई किसी गांव वाले को पता चल गया कि आप तो छपरी हो, आप तो बिना उसके कुर्सी पे बैठे हो, तो यहाँ पर सीधा भाई कोर्ट पूछेगी आपकी अधिकार परीक्षा के तहत या क्यो वारंटो रेट के तहत कि भाई आप इस जो पब्लिक ऑफिस की कुर्सी पर हो किस अथॉरिटी से बैठे हो, मतलब किसने बिठाया है। तो ये होती है हमारी क्यो वारंटो। अगला होता है परमादेश। परमादेश का भी मैं लिख देता हूँ, हिंदी में लिखवा देता हूँ। ये तो यह रिट किसी सार्वजनिक जनिक प्राधिकरण या निकाय
को अपना कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करती है तथा उसे निर्देश देती है कि आप अपना काम करो। मान लो भाई देखो यहाँ पर क्या है, यह रेट किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या निकाय को अपना कर्तव्य। मान लो भाई आप जीएसटी इंस्पेक्टर हो, लेकिन भाई आप अपना कार्य है या आपका जो सार्वजनिक जो आपको काम दिया गया आप नहीं कर रहे हो, तो भाई कोर्ट कहती है कि भाई अपने कर्तव्य को निभाओ। यह आपको अधिकार देती है कोर्ट कि भाई अपना जो काम है आप उसको करो पूरी ईमानदारी से और उसके बाहर मत जाओ। अगला सेंचुरी प्रमाण पत्र, ये क्या होता है, इसको भी करवा देता हूँ। मतलब मैं वैसे बता देता हूँ कि मान लो भाई किसी कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने कोई आदेश सुनाया, तो भाई सेंचुरी प्रमाण पत्र के तहत ना उस जो लोअर कोर्ट का आदेश है सीधा उसको खारिज करके, मान लो भाई कोई मर्डर केस है, लोअर कोर्ट ने भाई यहाँ पर उसको फांसी दे दी, लेकिन यहाँ पर जो मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट को इसमें कोई गड़बड़ी दिखी तो भाई सीधा ही सुप्रीम कोर्ट आएगी और ये कहेगी तुम्हारा ये जो तुमने इसको फांसी दिया ना इसको मैं रद्द करती हूँ और भाई अब इसको ना मैं बाइज्जत बरी करती हूँ। या भाई सीधा ही केस जैसे चल अभी लोअर कोर्ट में चल रहा है, अभी इस पर फैसला नहीं आया, तो सेंचुरी प्रमाण पत्र के तहत भाई सीधा ही वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर में वो केस ले सकती है। तो ये हमारी 5 रिट हैं और भाई यहीं पर ही हमारा क्या हो जाता कंप्लीट, हमारा यहाँ पर हो जाता है पूरा का पूरा जो फंडामेंटल राइट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो बस एक बारी मैं रिवाइज करवा देता हूँ फंडामेंटल राइट, फिर उसके बाद हम नहीं करने वाले फंडामेंटल राइट रिवाइज। तो देखो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं हमने, यूएसए के संविधान से लिए हैं। हमारे कौन से पार्ट में हैं, पार्ट 3 में हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ तक हैं, 12 आर्टिकल से लेके हमें 35 आर्टिकल तक देखने को मिलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 14, 15, 16, 17, 18, 19 में भी फिर 6 आ जाएंगे हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। फिर 20 में भी हमारे 3 पार्ट होते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 29, 30 और भाई 32 में आज आपको करवाया। तो 14 में क्या कानून के प्रति समानता, 15 में मैं क्या पहले ही करवा चुका हूँ, बस रिवाइज करवा रहा हूँ। 15 में क्या है लिंग जाति रंग भेद के आदि पर भेदभाव की मनाही। 16 में क्या है सरकारी अवसरों की समानता सार्वजनिक उसमें। 17 में क्या है छुआछूत की समाप्ति। 18 में क्या है उपाधियों का अंत। 19 में क्या है कि भाई आप कहीं भी आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, कहीं भी यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हो, यहाँ पर संघ बना सकते हो। ये ए बी सी में आप संघ बना सकते हो। डी कहीं पर भी जा सकते हो। ई कहीं भी भाई आप व्यापार कर सकते हो। और एफ नहीं ई में क्या है कि आप कहीं भी रह सकते हो। डी में कहीं भी घूमने जा सकते हो। ई में वहाँ पर बच सकते हो। और एफ में भाई आप कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हो। 20 में क्या है, 20 में इसमें भी ए बी सी हैं। इसमें क्या है ए में कि भाई कोई भी आपको जो एक्स पोस्ट लॉ के हिसाब से आपको दंड नहीं मिलेगा। बी में क्या है, बी में था भाई एक्स पोस्ट लॉ के खिलाफ, अच्छा नो डबल जियोपार्डी कि आपको एक ही केस के ऊपर 2 बार सज़ा नहीं दी सकती। और सी आप अपने खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। 21 में क्या भाई आपको जीवन का अधिकार है। 22 में क्या फिर से आप अगर आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो उसमें आपको कुछ अधिकार मिलते। 23 में कोई भी आपको भाई आपके मतलब बॉडी को नहीं बेच सकता है। 24 में क्या है भाई 14 साल तक के नीचे बच्चों तक को कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं। 25 में क्या है, 25 में क्या भाई आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। 26 भाई आप अगर अल्पसंख्यक हो, मतलब आपके जो देश में आप अल्पसंख्यक हो, मतलब आप भाषाई आधार पे भी हो सकते हो या धार्मिक आधार पे भी, तो भाई उनका संरक्षण का बताया है। और 30 में अगर आप अल्पसंख्यक हो भाषाई आधार पर या धार्मिक आधार पर, तो भाई इसके लिए आप अपने शैक्षणिक संस्था खोल सकते हो या ऐसी कोई संस्था खोल सकते हो जिससे भाई आपके जो अल्पसंख्यक हैं उसमें जा सकें। तो 30 आर्टिकल तक हुए हैं और 32 आज मैंने आपको करवाया ही है। तो भाई ये होते हैं हमारे कंप्लीट आज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब करेंगे डीपीएसपी अगले उससे वीडियो से, तो डीपीएसपी हमारा शुरू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में बुल्स आई का
शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बुल्स आई है वो कौन से उसमें है, तो बुल्स आई ना तो चेस में होता है ना खो खो में होता है, ये होता है हमारा शूटिंग में। अच्छा स्विमिंग से ही बता देता हूँ आपको। स्विमिंग के भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो होता है स्विमिंग में फ्री स्टाइल, एक होता है बैक स्ट्रोक, एक होता ब्रेस्ट स्ट्रोक, एक होता बटरफ्लाई शॉट, एक होता है भाई लेन, एक होता क्रोल। तो देखो स्विमिंग में फ्री स्टाइल भाई कैसे भी तैर सकते हो, बैक स्ट्रोक मतलब पीछे हम कमर से नहीं तैरते हैं वो वाला है, और ये है भाई जो हम छाती से तैरते हैं। बटरफ्लाई भाई तुमने वैसे नहरों पे नहाने गए होंगे तो भाई बटरफ्लाई तितली वाला शॉट, ये तो भाई हम भी तैरते थे। और एक लेन LANE, और ये है क्रोल भाई जैसे केकड़ा तैरता ना, तो ऐसे केकड़े की तरह तैरना, तो ये हमारे होते हैं स्विमिंग से रिलेटेड। तो ये है हमारे। अच्छा चेस से भी बता देता हूँ। चेस से हमारा चेकमेट, ये आप याद रख सकते हो। अच्छा जो शूटिंग वाला है ना ये बुल्सआई, तो ये और कौन कौन से में हो सकता है, ये बुल्सआई सेम ये शूटिंग वाले गेम में ही होगा। एक तो आर्चरी में भी हो सकता है, आर्चरी। और भाई हमारे कौन से होते हैं आर्चरी या डार्ट्स होते हैं ना, वो चिपका देते हैं, देखो ऐसे होता है। बुल्सआई वैसे होता क्या, देखो बुल्सआई होता है जैसे ये हमारे ना इसमें पॉइंट मिलते हैं, अगर यहाँ पर कोई बीच में मारेगा ना तो उसको मिलेगा, तो यही होती है हमारी बुल की आई, तो इसको ही हम बुल्स आई कहते हैं। तो हो गया हमारा। अभी हम बात कर लेते हैं एशियन गेम्स की, जो हमने पिछले वीडियो में करवाया था। ओलंपिक से रिलेटेड मैंने आपको हर एक चीज़ पहले की वीडियो में करवा दिया। तो एशियन गेम्स भी वैसे करवाए थे, फिर से करवाए थे। तो 1951 में सबसे पहले भारत में हुए थे, फिर दोबारा से कब हुए थे भारत में, 1982 में। यहाँ पर जो हमारा मैस्केट था, शुभंकर था, वो क्या था, अप्पू हाथी। अच्छा पहले तो इंडिया न्यू दिल्ली में हुए थे, दूसरे कहाँ हुए थे, वो हुए थे हमारे मनीला में। सबसे ज़्यादा होस्ट एशियन गेम किसने किए हैं, वो किए हैं थाईलैंड ने, ठीक है। अच्छा जो एशियन गेम में फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, वो कौन थी, एशियन गेम्स की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट वुमेन गोल्ड मेडल जीतने वाली हैं वो हैं कमलजीत कौर। इन्होंने 1970 में गोल्ड मेडल जीता था। ये किस में थी, ये थी 400 मीटर स्प्रिंट में। अच्छा जो फर्स्ट एशियन गेम में ही जो फर्स्ट फीमेल बॉक्सर थी जिन्होंने एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता था, वो कौन थी, वो थी हमारी मैरी कॉम, जिन्होंने 2014 में गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में। फर्स्ट वुमेन थी जो बॉक्सर कैटेगरी में थी। अच्छा इनकी जो बुक का नाम है पहले ही करवा चुका हूँ, वो क्या है, अनब्रेकेबल। तो ये हमारा हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कालिदास वाज अ फेमस पोइट इन द कोर्ट ऑफ, तो कालिदास किसके फेमस उसमें थे, तो वो थे चंद्रगुप्त II में। तो मैं आपको पहले जो मैंने करवाए हैं वो भी करवा देता हूँ। देखो पहले की ट्रिप में भाई 3 जो बंदे थे वो मैंने याद करवाए थे। एक तो करवाया था हर्ष के बाण से, हर्ष का बाण। दूसरे करवाए थे भाई हरि समुंदर में राग कर रहा, ये ट्रिक है भाई, कर रहा है। और क्या था, रवि ने होल को पुल किया। तो देखो हर्ष के क्या था, हरिसेन, हर्ष से क्या था, ये कौन थे भाई, अरे यार इनका नाम क्यों नहीं याद आ रहा, हर्षवर्धन। अरे भाई हर्षवर्धन के कोट पोट थे, कौन थे, बाणभट्ट। ठीक है, इन्होंने ही बाणभट्ट की 2 किताबें भी लिखवाई थी मैंने। एक तो थी इनकी कादम्बरी और एक क्या थी, हर्ष
चरित, ये पहले ही करवा चुका हूँ, बस रिवाइज करवा रहा हूँ, काफ़ी दिन हो गए ना, तो मेरा काम है भाई रिवाइज करवाना। फिर हरि, हरि समुंदर में, तो ये इसके जो राजा थे वो कौन थे, वो थे समुंदरगुप्त, समुंदरगुप्त। और इनके जो कवि थे इनके कोर्ट में वो थे हरिसेन, हरिसेन। और भाई इन्होंने, हरिसेन ने क्या लिखी थी, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, सतति प्रशस्ति। फिर भाई कौन आ जाते हैं, पुलकेशिन, पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय के उसमें कौन आ जाते हैं, रवि, रवि कीर्ति थे इनके कोर्ट पोइट, रवि कीर्ति। ये एहोल इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है इनके बारे में, एहोल इंस्क्रिप्शन, जो स्तंभ लेख है ना एहोल का, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा जो ये हरिसेन का है, ये प्रयाग राज में है, जो प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन भी है प्रयागराज में, उसमें लिखा हुआ समुद्रगुप्त के बारे में। हर्षवर्धन की भाई मैंने आपको 3 है वो किताबें याद करवाई थी, एक तो थी इनकी नागनंदा, नागनंदा, एक थी प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, और एक क्या थी, रत्नावली, रत्नावली। ये मैं पहले ही याद करवा चुका हूँ, ये तो बस रिवाइज करवाया, ये इतना कॉमन है ना, ये पहले ही करवा चुका हूँ, ये अभी तक रिवाइज हुआ बस है, रिविजन थी। अभी नई चीज़ें भी बता देता हूँ कुछ। तो देखो नई चीज़ें क्या हैं, यही देख लेते। कालिदास, कालिदास किसके पोइट में थे, तो मैंने जैसे बताया चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे ये। तो ये कैसे याद करोगे, काले, काले, चंद्र, चंद्र, चांद, चंद्र को चांद, चांद काले हो गए हैं, चांद काले हो गए, तो ऐसे याद रखना आपको, चांद हैं वो काले हो गए, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। भाई ट्रिकें हैं, इतनी बारी करवा दूंगा आपको और आसानी से याद हो जाएंगी। तो चांद हैं वो काले हो गए हैं। इनकी किताबें भी करवा देता हूँ, देखो एक तो है इनकी मेघदूत, मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेघदूत। फिर और इनकी किताबें हैं वो भी बता देता हूँ, एक तो है मालविका, मालविका, और अग्निमित्र, और अग्निमित्र। इनके आपस में ना प्रेम कहानी बताई गई है, अग्निमित्र। अच्छा कालिदास को ही क्या कहते हैं, इनको इंडियन शेक्सपियर कहते हैं, शेक्सपियर, फियर कहते हैं। अच्छा मेघदूत होगी, मालविका और अग्निमित्र होगी, और इनकी थी कुमार संभव। अच्छा एक और थी इनकी कुमार संभव, अरे क्या लिख दिया भाई, हो रही है, कुमार संभव, मेघदूत हो गई। और थी इनकी अभिनय, अभिनय जात शकुंतलम थी एक इनकी, अभिनय जात शकुंतलम। और एक थी इनकी रघु विमासा, विमासा। तो आप इनको कैसे याद रखोगे, तो देखो काले चंद्र हैं, काले चंद्र हैं, तो इनको एक तो आप एक बार रुपये में पेन लेता हूँ, देखो काले, काले एक तो चंद्र हैं, और एक काले क्या होते हैं, मेघ होते हैं, मेघ, मेघ, अग्नि और मालविका। ये भाई कैसे, अच्छा मेघदूत, चलो आप भाई ऐसे ही याद कर लेना इनको, रघु मीमांसा, अभिनय जातम शकुंतलम, कुमार संभवम, मालविका और अग्निपुत्र, मेघदूत। तो अभी ऐसे ही याद करो, मैं बार बार मैं करवाऊंगा तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखो काले मेघ आए, मेघों के साथ क्या है, कुमार बाहर नहाने आ गए, कुमार संभव। फिर बारिश हो रही थी तो अग्नि भी चाहिए, तो उस बारिश को कम करने के लिए अग्निमित्र और मालविका, अग्निमित्र और मालविका। फिर अभिनय, अभिनय करने लग गए क्योंकि बारिश आ रही थी तो अभिनय हो गया। फिर रघु मीमांसा, रघु मीमांसा, ऐसे आप याद कर सकते। तो भाई ट्रिक भी साथ के साथ बना दिया। चलिए आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ मसल डू द यूट्रेस आइरिस ऑफ द आइज एंड ब्रो की कंटेन। तो देखो हिंदी में करके दिखा देता हूँ। गर्भाशय, आँख की परितारिका और श्वसनी में किस प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं। तो देखो किस प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं। देखो
ये होती हैं यहाँ पर हमारी स्मूथ मसल्स। जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं और स्ट्रेट मसल्स होती हैं, ये दोनों ही हमारी दिल में पाई जाती हैं, हार्ट में पाई जाती हैं। तो देखो ये स्मूथ मसल्स कहाँ मिलेंगी, ये मिलती है हमारे खोखले जितने भी पार्ट हैं। मान लो ये हमारी लीवर में मिल जाएंगी, अमाशय मतलब जो स्टोमक है पेट में मिल जाएंगी। और ये बताया रखा है आइरिस ऑफ द आई, यूट्रेस और ब्रोन की कंटेन में हमें मिलती है स्मूथ मसल। मतलब ये ना एक इनवॉलेंट्री मसल होती है, इनवॉल्यूंट्री, जिसको ना मतलब आप इनवॉल्यूंट्री क्या होती है, जो खुद के खुद काम करेगी। इसको ना आप जो भाई आपके पेट में मसल है, आप उसको अपने अनुसार थोड़ी ना काम करवा सकते हो। तो इनवॉल्यूंट्री मसल होती है कि इसको भाई आप अपनी मर्जी के अनुसार काम नहीं करवा सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्मूथ मसल हो जाएगा। हालांकि जो स्ट्रेट मसल है और कार्डियक मसल है ये भी हमारी इनवॉल्यूंट्री ही कैटेगरी में आती है। चलिए आगे चलते हैं, इसका राइट आंसर है स्मूथ मसल। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी रिनाउंस हिज नाइटहुड आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो देखो इसमें क्या बताया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो किन्होंने अपनी जो नाइटहुड की है वो उपाधि त्याग दी थी, वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ एक हमारे जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने भी भाई अपनी केसर केसर ए हिंद को यहाँ पर त्याग दिया था। अच्छा, और क्या था, महात्मा गांधी ने त्याग दिया था। और ये भाई जलियांवाला बाग कब हुआ था, ये हुआ था अभी देखो आज क्या 14 अप्रैल, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हमारा देखने को मिला था। और ये भाई बैसाखी के दिन हुआ था, बैसाखी के दिन हमें देखने को मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज रेटिफाइड इन द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू लॉन्च द मूवमेंट। हिंदी में भी कर देता हूँ। आंदोलन शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी। तो देखो इन्होंने पूछा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में हमें जो भारत छोड़ो प्रस्ताव की प्रस्तुति हुई थी, तो वो हुई थी हमारी बम्बई में हमारी ये शुरुआत हुई थी। अच्छा, जो ये हमारा कब भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था, ये हुआ था हमारा 1942 में। और यहाँ पर ही जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था क्या, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने क्या नारा दिया था, उन्होंने दिया था डू और डाई, करो या मरो। तो ये हुआ था हमारा बॉम्बे में। चलिए आगे चलते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट सीमेंट प्लांट लोकेटेड इन इंडिया इन द ईयर 1904। तो 1904 में भारत का सबसे पहले सीमेंट प्लांट है वो कहाँ पर था, तो ये था हमारा चेन्नई में, जिसको हम मद्रास भी कहते थे पहले, मद्रास। तो जो पहला सीमेंट प्लांट है वो कहाँ पर खोला गया था, चेन्नई में। चेन्नई को ही भाई क्या कहते हैं, यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो इसको ही डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहते हैं, चेन्नई को ही। तो ये आपको बस इसमें याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है भाई, मैंने ये करवाया हुआ है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अलारिपू, जतिन, सौरम, सबनम, वर्णम एंड तिल्लाना आर रेगुलर पैटर्न्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। तो देखो ये कुछ ना फॉर्म है, तो ये कौन से डांस की फॉर्म है, तो ये आपको देखने को मिलती है भरतनाट्यम में। भरतनाट्यम में क्या क्या कौन सी फॉर्म है, एक तो है अलारिपू, फिर है जाति सौरम, एक है शब्दम, एक है वर्णम, एक है तिल्लाना। तो हिंदी में करके दिखा देता हूँ। तो देखो आप इनको कैसे याद रख सकते हो, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। अली
रिपु, ठीक है। जति सवरम, जति सवरम, शब्दम, शब्दम, वर्णम, वर्णम, और तिल्लाना, तिल्लाना। ये ना जो शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किसका नियमित पैटर्न है, तो ये हमारा भरतनाट्यम का पैटर्न। तो देखो ऐसे किसको, ऐसे कैसे याद रख सकते हो, मैं बताता हूँ। देखो जो भाई मैं भाई एक ट्रिक के उसमें बता रहा हूँ। देखो जाति, जाति में क्या है भाई, यहाँ पर हिंदुस्तान में क्या देखता है, हमने देखने को मिलता है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो देखो जाति के नाम पर अल्लाह, अल्लाह रे रिपु, जाति के नाम पर अल्लाह रे रिपु। शब्दों में बांट देते हैं, जाति सूचक शब्द कहते हैं ना, तभी तो आपको अल्लाह के खिलाफ भड़का देते हैं, वर्णों के खिलाफ भड़का देते हैं, वर्णों में बांट देते हैं। तिल्लाना मतलब चिल्लाना शुरू कर देते हो आप, चिल्लाना शुरू कर देते हो। तो जाति, जाति में शब्दों का प्रयोग होता है, फिर आपको वर्णों में विभाजित कर दिया जाता है। शब्द कौन से होते हैं, अल्लाह के खिलाफ अल्लाह रिपु, और फिर भाई आपको क्या चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तिल्लाना, तिल्लाना, ये चिल्लाना नहीं, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। अभी भाई भरतनाट्यम के मैंने आपको एक्सपोनेंट करवाए थे, भरतनाट्यम के एक्सपोनेंट्स करवाए थे, पहले ही करवा चुका हूँ, बस रिवाइज करवा रहा हूँ एक्सपोनेंट्स। तो वो कौन कौन से थे बताओ। दो तो भाई हमारी बहनें थी, सारा बाई, सारा भाई, बताओ कौन कौन सी थी। एक तो थी मेरी नालिनी साराबाई, एक थी मल्लिका साराबाई, मल्लिका साराबाई, ये पहले ही करवा चुका हूँ। अच्छा फिर ना नी था, यामिनी कृष्णामूर्ति, ये भाई पहले करवा रहा हूँ, पूरा नाम नहीं लिख रहा। फिर थी हमारी रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी अरुंडल, और देखो और फिर थी मीनाक्षी, मीनाक्षी सी सुंदरम पिल्लई। तो देखो ई मीनाक्षी आई आ रहा है, देखो इन तीनों में, देख रहे हो। तो ऐसे मैंने याद करवाया था। और भाई और कौन थे, साराबाई हो गए। अच्छा एक थी टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती। अच्छा एक कौन थी, एक थी हेमा मालिनी, ये तो हमारे पहले ही उसका क्वेश्चन था, पहला जो प्रैक्टिस सेट था, हेमा मालिनी। अच्छा और कौन थी, और थी नर्तकी नटराज, नर्तकी नटराज, और एक थी अलार्म वैली, अलार्म वैली। क्योंकि भारत को हम कैसे याद रखते हैं, भारत में आप लोग हैं जो अलार्म भर के सोते हैं, अलार्म वैली। तो ये हमारे हो चुके हैं भाई सभी के सभी किसके, भरतनाट्यम के। भरतनाट्यम को बैन कब कर दिया था अंग्रेज़ों ने, 1910 में इसको बैन कर दिया था। तो अभी हम कथक के भी रिवाइज कर लेते हैं। कथक मैंने करवाया हुआ है। कथक, तो कथक में हमारे एक तो महाराज थे। पहले तो कथक कब होती है, शाम को होती है। अस्त होने के बाद तो अस्ताना सिस्टर्स थी, अस्ताना सिस्टर्स दो थी भाई, बहुत बारी करवा चुका हूँ। फिर हमारे कौन थे, महाराज थे। फिर 3 महाराज थे, लच्छू, अच्छन, बिरजू महाराज, ठीक है। फिर हमारी कुमकुमधर थी, मंगल थी, मंगल होता ना, ये मैं बोल चुका हूँ। अच्छा फिर सितारा देवी थी, सितारे निकल जाते हैं जब सूर्य अस्त हो जाता है। और कौन कौन थी, मंगल थी, सितारा थी, और नारायण थे, नारायण, नारायण नाम से थे। तो ये थे हमारे कथक के एक्सपोनेंट्स। अच्छा एक लाखिया, लाखिया करके भी थी, लाखिया, ये भाई ट्रिके मैं पहले ही करवा चुका हूँ, तो आपको याद होने चाहिए। कथक को पेट्रोनाइज किन्होंने किया था, मुगल्स ने किया था। कथक के 3 कौन से घराने हैं, वो हमारा जयपुर घराना, बनारस घराना, एक है लखनऊ घराना। लखनऊ घराने की वो बनाया किसी ने था, वो तो वाजिद अली खान ने। और जयपुर जय भानु जी ने। और बनारस, बनारस तो रस, बना क्या, प्रसाद बना। प्रसाद कौन थे, जानकी प्रसाद, जानकी प्रसाद। अच्छा हमारे यहाँ पर प्रसाद भी 3 थे इसमें, क्योंकि कथा से हमें प्रसाद भी तो मिलता है, प्रसाद। तो एक तो ईश्वरी प्रसाद थे, एक थे हमारे नारायण प्रसाद, और एक थे हमारे आई गेस कालका जी प्रसाद। तो ये 3 प्रसाद हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारे कथक के एक्सपोनेंट्स हो गए, इनके घराने करवा दिए। अभी आ जाते हैं भाई, आज आ जाते हैं हम सत्रिया नृत्य में।
तो सत्रिया नृत्य बेसिकली ये कहाँ का है, ये है हमारा असम का। एक कब एक क्लासिकल डांस माना गया, ये 2000 में हमारा क्लासिकल डांस माना गया। इसके जो सबसे फेमस एक्सपोनेंट है वो कौन है, जो इन्होंने खोज की थी असम इसकी सत्रिया नृत्य की, वो थी शंकर देव जी। इसके एक्सपोनेंट्स भी करवा देता हूँ, एक्सपोनेंट्स। तो इनके एक्सपोनेंट्स हैं, एक तो हैं जतिन गोस्वामी, फिर है एक अनीता शर्मा, फिर में पुष्पा भूयन, फिर है सरोदी साइकिया, और एक हमारे घनाकांता बूरा। तो ये हैं हमारे कौन से, असम से रिलेटेड है। तो इनको आप कैसे याद रख सकते हो, सत्रिया से भाई देखो मैंने तो ऐसे याद किया था, हमारे घर के पास ना एक अनीता भी रहती हैं, जतिन गोस्वामी के गाने, वो गाना ना फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, तो यहाँ से याद किया था भाई। गोस्वामी के गाने सुन के अनीता और पुष्पा साथ में ना सरोद बजाती घूमती है, मतलब सरोद बजाती घूमती हैं कहाँ पर, घना कांता के साथ, घाना के जंगल में, ऐसे याद किया था मैंने। तो गोस्वामी के गाने सुनती है कौन, पुष्पा, और अनीता सरोद बजाते हुए घाना के जंगलों में। तो ऐसे याद कर लिया था भाई मैंने तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ये मैंने बता दिया है। और एक और था 2019 में ना उनको भारत रत्न मिला था, उनका नाम तो था यार, अभी नाम नहीं याद आ रहा। वो भी भाई असम के जो सत्रिया रिलेटेड है, मैं नाम आएगा ना जब मैं आपको बताता हूँ उनका क्या नाम था। तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय दिल्ली में डैश के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये कौन से अधिनियम, भारत का संघीय न्यायालय दिल्ली में, तो ये 1935 एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। जो भारत का संघीय न्यायालय दिल्ली में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 के तहत ये हमारा यहाँ पर हुआ था। अरे ये क्या हो गया भाई, अरे अपने आप ही कैसे हो गया। अगला है, एशियाई खेलों को और किस नाम से जाना जाता है। द एशियन गेम्स इज आल्सो नोन एज, तो एशियन गेम को हम एशियाड गेम्स के नाम से भी जानते हैं। एशिया गेम्स से रिलेटेड भाई मैंने आपको हर एक बता दिया है। बस एक और ये याद कर लो कि एशिया गेम्स 2026 के हैं, वो कहाँ पर होने वाले हैं, वो जापान में होने वाले हैं। ओलंपिक्स करवाऊँ रिवाइज या न रहने दूँ, बताओ। चलो करवाई देता हूँ। ओलंपिक्स की शुरुआत कब होती है, सबसे पहले 1896 में होती है, कहाँ पर, एथेंस में। 1900 में भाई यहाँ पर वुमेन से फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट करती है। हमारे यहाँ से नॉर्मन पिचियार्ड हैं जो एंग्लो इंडियन थे, वो भाग लेते हैं, 2 सिल्वर मेडल जीत के लिए आते हैं, एक तो 400 मीटर स्प्रिंट में और एक 400 मीटर हार्डल में। फिर भाई 1927 में भारत का इंडियन ओलंपिक संघ बनता है भाई। फिर 1928 से लेके 1980 तक हम 8 गोल्ड मेडल जीतते हैं ओलंपिक्स में। कौन से 1928, 1932, फिर 36, फिर 48, फिर 52, फिर 56, फिर 60 का नहीं जीतते, फिर 64, फिर 80। तो ये है हमारे 8 गोल्ड मेडल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हम 8 गोल्ड मेडल जीतते हैं। फर्स्ट टाइम है जो समर यूथ ओलंपिक्स कहाँ पर होते हैं, समर यूथ ओलंपिक्स, तो ये होते हैं हमारे सिंगापुर में। फर्स्ट टाइम कब शुरू होते हैं, ये 2010 में। और विंटर यूथ ओलंपिक्स वो कब शुरू होते हैं, वो 2012 में होते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं, ऑस्ट्रिया में होते हैं, अच्छा हमारे जो गोल्ड आया, फर्स्ट गोल्ड इन ओलंपिक्स, फर्स्ट नहीं है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज तो भाई हम 1952 में ही लिया थे, जादव सर थे। ये सभी करवा चुका हूँ, बस रिवाइज कर रहा हूँ। जादव सर थे, वो कौन किस में लाए थे, फ्री स्टाइल रेसलिंग में। सिल्वर लाए थे राठौड़ सर 2004 के ओलंपिक्स में। ये किससे रिलेटेड है, शूटिंग से रिलेटेड। अच्छा गोल्ड आया था
2008 में अभिनव बिंद्रा सर के द्वारा इनकी बुक का नाम था अ शॉट एट हिस्ट्री। 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स थे उसमें भी भाई नीरज चोपड़ा हैं वो गोल्ड मेडल लेके आए थे, ये दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल था। और भाई यहाँ पर मीराबाई चानू है वो सिल्वर मेडल लेके आई थी, 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में थे। अभी 2024 के जो हमारे ओलंपिक हुए हैं वो फ्रांस में हुए हैं, फ्रांस में। और इसमें जो हमें गोल्ड मेडल तो नहीं आया, जो सिल्वर मेडल है वो फिर से नीरज चोपड़ा भाई ही जीत के लाए हैं, चोपड़ा भाई। और ये नीरज चोपड़ा क्या खेलते हैं, जेवलिन थ्रो फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो। अच्छा 2028 का जो ओलंपिक्स है वो कहाँ पर होने वाला है, ये होने वाला लॉस एंजलस अमेरिका में। तो भाई ओलंपिक से यही क्वेश्चन है, इनसे बाहर मेरे को तो लगता नहीं कुछ आने वाला है, तो ये बेस्ट है। ओलंपिक्स का भी रिवीजन मैंने आपको करवा दिया और एशियन गेम का भी हो चुका भाई लगभग रिवीजन हमारा। अगला है यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड टू एक्सटेंड द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फॉर हाउ मैनी ईयर्स इन सितंबर 2023। तो जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कितने साल के लिए आगे बढ़ा दिया है सितंबर 2023 में, तो इन्होंने 3 साल के लिए इसको आगे बढ़ा दिया है। जो ये PMUY प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये कब शुरू हुई थी, ये 2016 में हुई थी। अभी ये कौन सी है भाई, ये जो फ्री गैस सिलेंडर थे ना लेडीज़ को दिए गए थे, तो ये इसके ही तहत दिए गए थे। अच्छा इसमें फ्री गैस सिलेंडर दिए गए थे, कब दिए गए थे, 2016 में। BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जिनके पास कार्ड थे ना, तो उनको फ्री गैस सिलेंडर दिए गए थे। अच्छा 2016 में ही एक और हमारी स्कीम करवाई थी मैंने, PM प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अच्छा एक और करवाई थी मैंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण योजना। ये कब आई थी, ये आई थी हमारी 2020 में, कोरोना के टाइम में आई थी। और एक आ रही है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, सूर्य घर योजना, यह आई है 2024 में। इसमें भाई आपको सब्सिडी मिल रही है कि इस पे सोलर प्लांट पर। तो इसका राइट आंसर है 3 साल के लिए और ज़्यादा बढ़ा दिया। आगे चलते हैं। द डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इज़ द क्रूड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड। तो जो डेंसिटी है, जो घनत्व, जनसंख्या घनत्व मानव और किसके बीच में का कच्चा संबंध और भूमि। देखो डेंसिटी कब बढ़ती है, मान लो डेंसिटी भारत में ये इतना इलाका है, इतना इलाका, अब इसमें मनुष्य इतने हैं, मान लो भाई ये है 2010 में, 2020 में ये हमारे पास लैंड तो इतनी ही है पर इस पे लोग हैं वो इतने सारे हो गए। तो एक पहले तो मान लो ये 10 किलोमीटर में 3 लोग रह रहे थे, लेकिन अब 10 किलोमीटर में 3 4 7 लोग रह रहे हैं, तो एक के हिस्से में बहुत कम ज़मीन आई ना, तो यही होती है हमारी घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व मानव तो ये हैं, और किसके बीच में होता है, भूमि के बीच का कच्चा संबंध है। तो बड़े ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। चलिए आगे चलते हैं। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये सिद्धांत न्यायोचित होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो हमारे DPSP होते हैं ना, राजनीति निर्देशक तत्व, DPSP इंग्लिश में बताते हूँ, DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये हमारे ना, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते कहाँ पर जाके, सुप्रीम कोर्ट में या कोई से भी कोर्ट में। लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, अगर उनका हनन होता है तो हम डायरेक्ट किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। वैसे तो आपको सुप्रीम कोर्ट में ही जाया जा सकता है सीधा आर्टिकल 32 के तहत, जिसमें मैंने आपको अभी 5 रीटें हैं वो करवाई थी। वे देश के शासन में मौलिक भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल ठीक है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का विचार आयरिश गणराज्य से लिया गया, बिल्कुल। जो ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, ये कहाँ से लिए हैं, हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। भाई बहुत बारी क्वेश्चन ये करवा चुका हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। हमारे जो DPSP कितने आर्टिकल से, 56 से 51 है। और ये हमारे कौन से पार्ट में है, ये हमारे पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में। ये भी हमारा ठीक हो जाएगा। आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए इन्हें
हमारे संविधान में शामिल किया गया था? बिल्कुल, आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए हमारे संविधान में शामिल किया गया था। अच्छा, जो पार्ट 4A है उसमें क्या है? उसमें हमारे मौलिक, उसमें हमारे, एक मिनट रुकिए, उसमें हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्य रिवाइज करवा दूँ? वैसे पहले करवा चुका हूँ, चलो मैं एक बार रिवाइज करवा ही देता हूँ। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ये हमने कहाँ से ली है? ये हमने यूएसएसआर से ली हैं, यूएसएसआर से ली हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से में? भाग 4A में है। अच्छा, ये हमने लागू कब की थी? 42वें कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 के तहत हमने ऐड की थी। ये किसकी सिफारिश पर? सरदार सवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे हमने ये ऐड की थी। और ये भाई कितनी इन्होंने सिफारिश दी थी? 10 की दी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने 8 की मानी थी। इनकी जो दी थी, इन्होंने 10 के बारे में दिया था, लेकिन इन्होंने 8 मानी और भाई 2 अपनी तरफ से ऐड कर दी थी। जो अभी तो हमारे जो पहले मूल उसमें फंडामेंटल ड्यूटी 10 थी, पर लेकिन जो हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था? 2002 का 86वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई थी, जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ दिया गया था। और भाई मैं अभी बता देता हूँ 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज भी पहले करवा चुका हूँ। वैसे ABCDEFGHIJ बस रिवीजन हो जाएगी आपकी। ए में क्या है? एंथम, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बी में हमें बापू या सुभाष चंद्र बोस या हमारे भगत सिंह, उनकी जो कही हुई बातों का वो करना चाहिए। तीन शब्द दिए गए हैं, एकता, अखंडता और सॉवरेनिटी, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। डी डिफेंस, जब भी हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़ी है तो हमें अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए। ई में हमारे 5, हमें फ्रेटर्निटी में हमें भाईचारे में बंध के रहना चाहिए। एफ, हमें अपने देश के जो कल्चर है उसकी, क्योंकि हम 6ठी क्लास में क्या सीखते हैं? संस्कृत सीखते हैं, तो संस्कृति हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी हमें अपने चारों तरफ ग्रीनरी को बढ़ाना चाहिए। एच में क्या है? इन्फिनिटी। एच देखो इन्फिनिटी का ना, तो हमें अपना जो मानसिक है ना दिमाग है उसको साइंटिफिक तौर पर अच्छा रखना चाहिए। आई का मतलब होता है नो वॉयलेंस करना चाहिए। जे, हमें भाई अपने देश में तरक्की और आगे बढ़ता रहना चाहिए। और 11 मैंने बता ही दिया कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा में दी गई है। तो ये भी हमारा ख़त्म होता है। अगला है, कौन सा असमिया कलाकार सुदागकंथा के नाम से जाना जाता? देखा, अब आ गया इनका नाम याद। विच असमीज आर्टिस्ट आर नोन एज सुदंकंथा? तो ये है भूपेन हजारिका। भाई जो मैं बता रहा था 2019 में इन्हें भारत रत्न मिला था। तो एक बार मैं भारत रत्न फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? 1954 में होती है। यहाँ पर सी राजगोपालाचार्य जी को मिलता है, यहाँ पर और किशन को मिलता है, CV रमन जी को मिलता है, और यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिलता है। इन 3 लोगों को यहाँ पर फर्स्ट टाइम है जो भारत रत्न मिलता है। फिर 1999 में MS सुब्बुलक्ष्मी जी को मिलता है। ये करवा चुका हूँ भाई पहले ही। 1999 में रविशंकर जी को मिलता है। फिर 2001 में 2 जनों को मिलता है। किनको? एक तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां को, एक लता मंगेशकर जी को। 2008 में किनको मिलता है? यहाँ पर भीमसेन जोशी जी को मिलता है। 2014 में किनको मिलता है? सचिन तेंदुलकर जी को मिलता है। और ये भाई आज तक भारत रत्न पाने वाले सबसे छोटे वयस्क इंसान, मतलब जब इनको भारत रत्न इश्यू हुआ था ना, तो इनकी उम्र बहुत कम थी। अभी भाई 2024 में भी बहुत सारे बंदों को है वो भारत रत्न मिला था। तो देखो, एक तो मिला था LK आडवाणी जी को, एक मिला था चौधरी चरण सिंह जी को, एक था LK आडवाणी, एक PV नरसिम्हा राव जी को, PV नरसिम्हा राव, ये पहले ही करवा चुका हूँ वैसे मैं। फिर मिला था MS स्वामीनाथन को, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन है। और एक था भाई कपूरी ठाकुर। तो इन 5 लोगों को भाई अभी रिसेंट में भारत रत्न मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थानी आर्किटेक्चर इज आल्सो नोन एज, तो राजस्थानी आर्किटेक्चर को कौन जानते हैं?
इंडो सार्कैनिक ये तो नहीं हो सकता। ग्रीको रोमन बिल्कुल नहीं है, तो एक ग्रीको रोमन ना ये वो होता है रेसलिंग में होता है। सरकी नहीं। देखो गुजरात के पास है, तो आप ऐसे भी मार सकते हैं महारो, मारो गुजारा, गुर्जरा, मारू गुर्जरा। तो ये हमारी राजस्थानी आर्किटेक्ट मारो गुर्जर। तो ये हमारी राजस्थानी वास्तुकला, इनको हम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बोनालू त्योहार से जुड़ा हुआ है? तो बोनालू त्योहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो भाई बोनालू ये हमारा तेलंगाना का त्योहार है। जस्ट अ मिनट, नहीं वरी। तो देखिए ये हमारा तेलंगाना का त्यौहार है। तो तेलंगाना के मैं आपको थोड़े और भी बता देता हूँ भाई, हालांकि पहले बताए हुए हैं, या मैं पूरे रिवाइज करवा दूँ। चलो मैं रिवाइज करवा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। यार यार क्या कर लिया। तो देखो यहाँ पर तो आ जाते हैं हमारे तेलंगाना के। भाई रिवाइज ही करवाऊँगा, ये पहले ही करवा चुका हूँ। फिर हम कर लेते केरला के, केरला। फिर हम कर लेते हैं तमिलनाडु के, नहीं केरला के बाद तमिलनाडु नहीं, तमिलनाडु के नहीं हुए अभी। कर्नाटक के, कर्नाटका। और फिर हम कर लेते हैं बिहार के, बिहार के। और यहाँ पर कर लेते हैं उड़ीसा के। ये उड़ीसा, केरला, कर्नाटका और बिहार। भाई पहले बता रहा हूँ थोड़ा ना सोच समझ के, ये एक ट्रिक की तरह लेना भाई, इसको ज़्यादा अपने दिमाग पे मत चढ़ाना। तो देखो तेल लगा के गुसाड़ी, गुसाड़ी लंबाड़ी, और एक है माथुरी। तो बोना है भाई आपका बोनालू। देखो बोनालू, बोना तेल लगा के गुसाड़ी, लंबाड़ी, माथुरी। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। कर्नाटक के भाई मैंने किया था नाटक से करवाए थे, कौन से वीरगा से बोनालू। अरे बोनालू इसका नहीं है ना, बोनालू तो उसका बोलक काम साले। एक था धोलू, एक था भूतिया आराधना, और वीरगा से, और एक और क्या था, यक्षगान। ठीक है, अभी बिहार के कर लेते हैं। बिहार के थे भाई जाट जाटिन। पिछली वीडियो में रिवाइज करवा चुका हूँ, ये सभी ना, सभी के सभी पिछली वीडियो में मैंने करवाए हैं, बस ऐसे ही लिख रहा हूँ। जाट जाटिन, विदेशिया, जिजिया। अच्छा फिर क्या था, विदेशिया, जिजिया, और था भाई पाइका, जो कि हमारा झारखंड में भी होता है। और फिर कजरी, ये हमारा यूपी, और इसमें दोनों में हमें देखने को मिलता है। अभी आ जाते हैं हम उड़ीसा में। तो उड़ीसा का एक तो था हमारा रथ यात्रा। ठीक है, फिर था दाल खाई। एक था राणाप्पा। एक था गोटी पुआ। एक था डंडारी। एक था भाग नाचा। और एक था झुमरा बोल लो। तो देखो उड़ीसा में रथ की यात्रा होती है ना, हमारे जो कोणार्क का शिव मंदिर, वहाँ पर रथ की यात्रा निकलती है। दाल खा के उड़ीसा। राणा की दाल खा के उड़ गई। भाई गोटी और डंडा के साथ डंडारी और गोटी खेल रहे हो। भाग भाई, डंडा गोटी खेल के भाग भाई, भाग घूमरा। तो ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा इसमें हमने क्या किया था भाई, देखो पहले मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक है, दिमाग पे मत लेना। OTT में काली औरत कोडी थी। तो भाई ये आप बस ये रखना, तो कालियट्टम, कोडियट्टम। और ये OTT से था OTT थुल्लल। अच्छा फिर क्या था भाई, एक था कोला। ये इनके पीछे ना कोला कली, जैसे केरला का कथक कली है ना, इनके पीछे, सबके पीछे
कली कली आ रहा था। एक था कोरव वनर कली, कोला कली, एक था कोला कली, और एक था थप्पू कली, थप्पू कली, और एक था आई गेस तिरुवतीरा कली। तो ये थे हमारे भाई कली कली के। अच्छा, ओटीटी पर कानी काली औरत कोडी थी तो थीयम। तो ये थे हमारे केरला के। और किन का रह गया? बस उड़ीसा के हो गए, केरला के हो गए, कर्नाटक के, बिहार के, तेलंगाना के। बस यही करने थे ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जो जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था? देखो जॉर्ज ऑरवेल का मैंने कैसे याद किया था, ऑरवेल है ना सब, ऑरवेल है ना सब फार्म पे, तो ऐसे याद किया था मैंने। तो ऑरवेल है ना सब फार्म पे, तो इनका जो राइट आंसर होगा वो था एनिमल फार्म। तो भाई अभी मैं आपको जयशंकर प्रसाद की भी बुक रिवाइज करवा दूँ। वैसे भाई हमने किन किन की बुक करवा ली, अब अभी रिवाइज नहीं करूँगा, चिंता मत करो। एक तो कर चुके हैं हम अरुंधति रॉय की, अरुंधति रॉय की, फिर सलमान रश्दी की, सलमान रश्दी की, और किन की कर चुके थे? रस्किन बॉन्ड की, रस्किन बॉन्ड की। तो देखो बस मैं ना ट्रिक बता रहा हूँ, वो भाई तुम देखना। अरुंधति रॉय एक ऑर्डिनरी मैन है, एक बुक हो गई। दूसरी वो आउटमोस्ट हैप्पी है, 2 बुक हो गई। तीसरा वो अलजेब्रा का टीचर है, 3। चौथी है भाई उसके बाद बहुत ज़्यादा कैपिटल है, कैपिटल से की थी 4। और 5वीं की थी हमने वो कश्मीर घूमने जाता 6। और 7वीं की थी उसने छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया था, गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स 7। सलमान रश्दी की गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में से क्या मिला था? बुकर प्राइज़ मिला था। सलमान रश्दी की कौन सी थी भाई? सलमान अपने मिडनाइट में निकलते हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन। दूसरी थी मूड में, बेकार मूड में निकलते हैं, द मूड थी। तीसरी थी ये भाई अपने गोल्डन हाउस से निकलते 3। और फिर चौथी थी स्टैनिक वॉर्स बन के आते हैं। 5वीं थी बीनीथ हर फीट, जो उनके वो हमारी 6ठी थी इनकी सेम। 7वीं थी भाई इमेजिनरी होमलैंड। तो इनकी सलमान रश्दी की 7 बुक थी। अच्छा, रस्किन बॉन्ड की थी, पहली थी द ब्लू अम्ब्रेला, दूसरी थी इनकी द रूम ऑन द रूफ, और तीसरी थी भाई एंग्री रिवर, फिर थी दिल्ली इज़ नॉट फार, और इट इज़ आ वंडरफुल लाइफ। तो ये 5 किताब तो इनकी ऐसी थी, हमने याद की थी घर के आसपास। फिर इनकी की थी द गर्ल ऑन द ट्रेन, द ग्रेट ट्रेन स्टोरी, और एक और थी रोड टू मशहूरी। तो ये हमारी 3 किताब ऐसे याद की थी। और 2 और की थी टाइगर इन द टनल, और भाई इनकी एक और किताब थी टाइगर इन द टनल, और एक थी चेरी टाइम। तो ये रस्किन बॉन्ड की करी थी। अभी हम कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद। देखो मैंने ये कैसे याद की हुई इनकी बता दूँ। तो जयशंकर हैं वो हमारे क्या है भाई एक्सटर्नल अफेयर, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है हमारे, उनके एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, तो उनसे की थी। तो जयशंकर के पीछे कौन पड़े हुए? ध्रुव पड़ा हुआ है लहर की नमकीन खाते हुए, किसके साथ? ममता के साथ। तो ध्रुव से क्या है? ध्रुव स्वामिनी की किताब का नाम है, क्योंकि भाई ध्रुव राठी है उसे पकड़ा था मैंने, तो ध्रुव राठी है जयशंकर जी के पीछे पड़ा लहर की नमकीन खाते हुए। ममता बनर्जी है ना, उनके साथ ये रिलेट किया था मैंने, तो ममता जी के साथ। तो ध्रुव स्वामिनी लहर की नमकीन खाते हुए ममता। अच्छा, फिर इनकी एक और थी कामयानी, और एक थी इनकी कंकाल तितली। फिर थी इनकी चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त, और एक थी इनकी अज्ञात शत्रु। ये भी याद करूँगा, चिंता मत करना। तो देखो ये कैसे याद की थी मैंने। तो इनके घर पे ना एक काम वाली बाई आती है, कामयानी
उसने क्या देखी, तितली देखी, तितली का कंकाल देखा। तो काम वाली आती काम यानी कंकाल तितली। फिर भाई ये तीनों मैंने एक साथ याद किए थे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अगातशत्रु। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अगातशत्रु। अभी कर लेते हैं हम 30 किताबें रिवाइज। करवाऊँ भाई? चलिए 30 किताबें लिख लेते हैं। पहले तो आ जाते हैं हम किन की लिखें, स्पोर्ट्स पर्सन की कर लेते हैं पहले तो। स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। तो आ शॉट एट हिस्ट्री पहले ही करवा चुका हूँ वैसे। आ शॉट एट हिस्ट्री ये किन की हैं, अभिनव बिंद्रा जी की। दूसरी है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग, ये रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, पहले ही कर चुके हैं हम। प्लेइंग इट माई वे मैं दिमाग में बिठा के छोड़ूंगा ना। सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन। साइना नेहवाल, एस अगेंस्ट ओड्स, एस अगेंस्ट ओड्स। ये है सानिया मिर्ज़ा की। और फिर क्या था, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किन के, युवराज सिंह की। फिर उसके बाद था स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, कपिल देव जी के, जिन्होंने 1983 का वर्ल्ड कप जितवाया था और यही हमारे कैप्टन थे। फिर थी नो स्पिन, शेन वॉर्न की किताब थी ये, नो स्पिन। अगली थी सिक्स मशीन, सिक्स मशीन क्रिस गेल जी की थी ये। फिर थी 28 एंड बियॉन्ड, 28 एंड बियॉन्ड, ये थी वीवीएस लक्ष्मण जी की। उसके बाद थी आ सेंचुरी इज नॉट इनफ, आ सेंचुरी इज नॉट इनफ, तो ये किन की थी, ये थी सौरव गांगुली जी की। फिर थी टोटल रिकॉल, टोटल रिकॉल, ये किन की थी, ये थी आर्नोल्ड स्क्विनेजर की। अच्छा अगली थी द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये थी मिल्खा सिंह जी की। अच्छा एक थी गोल, ये किन की थी, मेजर ध्यानचंद जी की। फिर थी अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, ये किन की थी, ये थी मैरी कॉम जी की, मैरी कॉम। फिर थी अनडिस्ट्रीब्यूटेड ट्रूथ, रुको मैं एक बार इसमें ये लगा लेता हूँ, अरे यार। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रूथ, ये है कौन, माइक टाइसन जी की। फिर है माइंड मास्टर, माइंड मास्टर, ये किन की है, ये है विश्वानंद आनंद जी को, जिन्होंने 1991 में इन्हें जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी हैं उनका अवार्ड सबसे पहले मिला था। अच्छा और किन की भाई दिमाग में आ रही है। चलो अब बॉलीवुड एक्ट्रेस पे आ जाते हैं। तो बेस्ट डेज टुडे, एक बार रुको मैं ना इसको रख करके अभी आ जाता हूँ बॉलीवुड एक्ट्रेस पर, बॉलीवुड एक्टर्स की। हालांकि एक और याद आ गई मेरे को यहीं पर, एक थी मून वॉक, मून वॉक, माइकल जैक्सन की, माइकल जैक्सन। तो भाई ये इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सन की मैंने करवा दिया। अभी भाई बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन की दिमाग में है पर याद नहीं आ रही अभी। अच्छा बॉलीवुड की ही बेस्ट डे टुडे, बेस्ट डे इज टुडे, ये है अनुपम खेर जी की। और दूसरी है फनी बॉल्स, फनी बोन्स, ये है ट्विंकल खन्ना जी की। ये एक है अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड, ये किन की है, ये प्रियंका चोपड़ा जी की। फिर है लाइफ टॉट मी लेसन्स अननोनली, नॉनली, ये भी किन की हैं, अनुपम खेर जी की है, दोनों ही अनुपम खेर जी की हैं। अच्छा एक थी क्रैक द कोड, क्रैक द कोड टू बॉलीवुड, टू बॉलीवुड, ये किन की है, ये है हमारी आयुष्मान खुराना जी की। फिर थी खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला, ये है ऋषि कपूर जी की। फिर है रोमांसिंग विद लाइफ, रोमांसिंग विद लाइफ,
ये है देवानंद जी की। फिर थी रोमांसिंग विद लाइफ, और भाई अभी दिमाग में आ रही थी, हाँ आई एम नॉट मसीहा, आई एम नॉट मसीहा, मसीहा। ये है सोनू सूद की, सोनू सूद। कितनी बुक हो गई भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 हो गई। 5 और भाई 5 बुक और। आज भाई लगभग सभी बुक्स रिवाइज हो गई। 5 और बुक यार मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रही अभी। भाई अभी बिल्कुल याद नहीं आ रही हैं, तो अभी आप इतनी ही याद रखो। हालांकि और कहीं से मैं ला सकता हूँ, पर ये अभी बस इतनी ही याद रखो भाई। बहुत सारी बुकें करवा दी हैं यहाँ पर, वैसे देखें तो अरुंधति रॉय की पूरी करवा दी, सलमान रुश्दी की पूरी करवा दी, और रस्किन बॉन्ड की पूरी करवा दी, और हरि जय शंकर प्रसाद की करवा दी भाई पूरी। अच्छा लिखना है चाहो तो चलो हम अपना लिखते हैं पूरा। और कौन कौन सी थी भाई? ट्रेन टू पाकिस्तान मैं बिना अपना चैलेंज पूरा लूँगा। ट्रेन टू पाकिस्तान ये किन की थी? ये थी भाई ट्रेन टू पाकिस्तान। अरे भाई दिमाग में आ गया था अभी, फिर से चला। ट्रेन टू पाकिस्तान थी। अरे भाई छोड़ो, अभी ना दिमाग चल जाएगा, इतनी ज़्यादा किताबें करवा दी हैं, तुम्हारा भी चल जाएगा। ये तो बस रिवाइज ही करवा दी, नहीं करवाई। अच्छा जो असला भाई गला खराब होगा, पानी भी नहीं भाई। द सुरेश तेंदुलकर कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 2005। तो ये जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी ये किससे रिलेटेड थी? तो पॉवर्टी देखने के लिए थी। हालांकि ये क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूँ। उससे पहले सबसे पहले हमारी देखो 4 कमेटी हो चुकी हैं जिन्होंने पॉवर्टी के ऊपर दिया है। पहली थी अलग कमेटी, अलग कमेटी। ये कब आई थी? 1979 में। फिर आई लकड़ा वाला, लकड़ा वाला देखो गला भी बैठ गया, ये आई थी 1993 में। फिर आई थी तेंदुलकर। अरे पेन ही नहीं चल रहा भाई, क्या होगा बे? हट भाई, हैंग होने लग गया। ये है तेंदुलकर कमेटी। ये बनाई तो 2005 में थी, इसने रिपोर्ट 2009 में दी थी। तो इन्होंने फॉर्म्ड किया ना 5, तो 5 में बनी थी। और फिर आए थे रंगा स्वामी, रंगा राजन स्वामी, रंगा राजन स्वामी, ये 2012 में बनी थी। तो अभी तक हमारी 4 कमेटी बन चुकी हैं पॉवर्टी इंडेक्स पे। अगली है विच ग्रुप ऑफ ओल्ड फील्ड्स अमंग द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन असम। तो देखो ये भी मैं आपको याद करवाता हूँ। असम को कैसे याद करोगे? आज शाम, आज शाम को हम क्या करेंगे? डिग करेंगे नहर के पास, मतलब नहर के पास आज शाम हम खुदाई करेंगे, डिग करेंगे नहर के पास। तो ऐसे याद की थी डिग बोई। और जो नहर कातिया है ना, ये हमारी है कौन सी? असम की जो ओल्ड फील्ड्स हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये। तो अभी जो आप पूछोगे ये हमारी कौन सी है? तो ये हमारी 6 की 6 है ना, ये हमारी गुजरात की ओल्ड फील्ड्स हैं, गुजरात। तो देखो मैंने ये कैसे याद की थी? मैंने ये ऐसे याद की थी, गुजरात। रात में क्या है? महस, महस होती है ना जो बुफेलो, महस को ना नवा गांव, नए गांव में ले जाते हैं, महस आना। तो महस को जो नए गांव में ले जाते हैं, क्या करते हैं वहाँ पर? उसको ना कोसते हैं, उसको ना कोसते हैं, कोस लूँ जो, क्योंकि जो भाई रात को जो चोरी करेंगे महस को नए गांव ले जाएंगे, तो उनको लोग क्या करेंगे? कोस लूँ, कोसंबा लूँ, कोस लूँ, कोस लूँ। और फिर क्या करेंगे? एन कलेश्वर, कलेश होगा, कलेश होगा घर में भाई, कल ना कलेश होगा, क्योंकि रात में आपके घर से मैस है नए गांव चली गई, तो आप रात को क्या कर रहे हो? कोस लूँ, कोस लेता हूँ पूरी रात को। फिर क्या करूँगा भाई? कल तो हमारे घर पे कलेश होगा, तो कलेश होगा कल, कल कल, तो कलेश कल, कल। ऐसे याद मैंने ये की थी। देखो मैं बताता हूँ, गुजरात, रात में आपके घर से क्या है? महस, महस नए गाँव ले गए, नए
गाँव, नए गाँव। अभी क्या करूँ, अभी तो आप उनको कोस लो लूँ। फिर कल तो हमें क्या करना है, कल तो हमारे घर पे क्या होगा, कलेश होगा। तो मह से महसाना, नए से नए गाँव, कोस से कोसंबा, लू से लूनेज, कल से कलोल, और कलेश अनकलेश्वर। तो ऐसे याद किए थे मैंने, तो ये आपको ही बता दिया। और भाई ये आज शाम को क्या करेंगे, डिग करेंगे, खोदेंगे कहाँ पर, नहर के किनारे। तो ऐसे ही मैंने याद किया था। अभी तो भाई कलेश का कभी नहीं बोला जा रहा। चलो अब इसको वाइंड अप कर देता हूँ जल्दी जल्दी। विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च साउथ एशिया डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी नेटवर्क विच एम्स टू मॉडर्नाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूटिलिटीज इन साउथ एशिया। तो ये पावर मिनिस्ट्री ने किया था। अगला है आइडेंटिफाई अ फैक्टर दैट डज नॉट डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर। उस कारक की पहचान कीजिए जो महासागरीय जल का तापमान निर्धारित नहीं करता है। तो वो क्या है, अक्षांश। अरे रे रे हिंदी में कर दिया भाई। वो हमारी लॉन्गिट्यूड, वो हिंदी में गड़बड़ हो गई गाइस। तो वो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस। लेटीट्यूड तो हमारी ये वाली होती हैं जो लेटी होती हैं, और लॉन्गिट्यूड ये होती हैं जो हमारे टेम्परेचर वाटर को नहीं देखती हैं। ठीक है। जल्दी जल्दी में ना, अब गला खराब हो गया। विच मेटालॉइड इन द कार्बन ग्रुप इज केमिकली सिमिलर टू इट्स ग्रुप नेबर टीन एंड सिलिकॉन। सिली, देखो ये मैंने पिछली वीडियो में कहा, सिलिकॉन से सिमिलर केमिकल मेथोलॉइड कौन सा है, तो वो है जर्मेनियम। तो मैंने क्या कहा था आपको, एक का एल्यूमिनियम, भाई अभी ऐसे लिख रहा हूँ, वैसे मैं करवा चुका हूँ। एक का ये बोरोन, फिर एक का था सिलिकॉन, और एक का था मैग्नीज। तो आल के गाल पे मारोगे गैलियम। बोर हो रहे तो आप स्कैन करोगे स्कैंडियम। सिली मिस्टेक हो जाएगा, जर्म आ जाएंगे आपके पास, जर्मेनियम। और मैन क्या करते हैं, मैन करते हैं भाई साइंटिस्ट टेक्निक कुछ करके था, टेक्नीशियन। तो टेक्नीशियन ऐसा कुछ था हमारा। तो ये हमारे मैंने याद करवाए थे आपको। अरे यार रुको भाई, ये हैंग हो रहा है, ये ऊपर जा ही नहीं रहा। हाँ आ गया ना अपने आप। तो ये किन के थे, पहले हमारे सबसे पहले हमारी 4 पीरियोडिक टेबल दिए हैं। सबसे पहले डोबर नायर ने दी, डोबर नायर 1817 में। इन्होंने लॉ ऑफ ट्रियड्स दिया। फिर आए न्यूलैंड जी की, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव 1867। फिर 1869 में आई मेंडलीव जी की, मेंडलीव। इन्हें ही क्या कहा गया, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, और इन्होंने ही दिया था इक्का की ये जितनी भी फॉर्मेशन है। फिर हेनरी मोजले, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। 1912 में दी। इनके 118 एलिमेंट है, जिनमें 94 हैं जो हमें प्राकृतिक नेचुरली ओकर्ड हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ ट्रियड्स के टाइम पे यहाँ पर हमारे कितने 56 एलिमेंट थे। तो बस आगे चलते हैं। इन फरवरी 2023 विच हाई कोर्ट ऑर्डर दैट इवन फोनर्स कैन इवोक डोमेस्टिक वोलेंस एक्ट 2005 इन इंडियन कोर्ट्स एंड दैट रेजिडेंस ऑफ वुमेन इज इमैटेरियल। तो देखते हैं फरवरी 2023 में किस उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विदेशी भी भारतीय अदालतों में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लागू कर सकते हैं और महिलाओं का निवास महत्वहीन है। तो ये किया था हमारा मद्रास हाई कोर्ट ने। उस मुगल सम्राट की पहचान कीजिए जिसने अपने पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध के बाद शेष जीवन आगरा में कैद के रूप में किया था। तो ये भाई किसने करवाया था, ये करवाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कब से कब तक था ये, शाहजहाँ को इसने कैद कर लिया था, शाहजहाँ को। तो शाहजहाँ इसके पिता था भाई, इसको कैद कर लिया था।
तो हमने बाबर कर लिया था, हुमायूं कर लिया था। अभी हम शेर शाह सूरी के बारे में कर लेते हैं। हालांकि मैंने कोई भी रिवाइज करवा देता, पर भाई अभी गला है, साथ छोड़ रहा है। अभी बस ये क्वेश्चन रह गया ना। तो देखो शेर शाह सूरी भाई कब से कब तक बैठा? 1540 से 45 तक ये बैठा था। इसका जो शेर शाह सूरी का जो असली नाम था, मतलब बचपन का नाम था, वो था फरीद खां। फरीद खां। शेर शाह की उपाधि किसने दी इसको? वो दी मोहम्मद बहार खां लोहानी ने इसे शेर शाह की उपाधि दी, क्योंकि भाई इसने बचपन में एक शेर को मार दिया था। तो मोहम्मद बहार खां लोहानी ने दी। 1545 में भाई इनकी मृत्यु हो जाती है शेर शाह सूरी की। इनका जो कब्र है बनाई गई है, मतलब वो बनाई गई सासाराम बिहार में इनकी कब्र है। 1545 में जब ये कालिंजर का युद्ध कर रहे थे, कालिंजर का युद्ध, तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जो एक तोप का गोला भाई उसका इनके पास ही फट जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने पट्टा और कबूलियत, पट्टे को हम कहते हैं लीज पर जो अभी भी हम लेते हैं ज़मीन, उसको पट्टा कहते हैं, और कबूलियत होता है एग्रीमेंट। ये भाई आज भी प्रयोग किए जाते हैं, जो दोनों ही भूमि पैमाई से रिलेटेड है। बाबर के बारे में बता देता हूँ भाई। बाबर का जन्म 1583 में फरगना में हुआ था। 1483 में, देख रहे हो अब बोला नहीं जा रहा। तो 1494 में ये फरगना के गद्दी पे बैठ जाता। 1504 में काबुल पे बैठ जाता है इसने भाई। 1526, 27, 27, 28, 29, 30 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। यहाँ पर इसने इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। यहाँ पर राणा सांगा को हराया। 28 में चंदेरी का युद्ध हुआ, मेदिनी राय को हराया। 1529 में गग्गर का युद्ध हुआ, जहाँ पर इसने अफगानों को हराया, और 30 में इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं ने भी भाई 2 युद्ध लड़े थे, एक तो चौसा का युद्ध, एक कन्नौज का युद्ध। दोनों में शेर शाह सूरी ने इसको हरा दिया था। ये तो 1539 में हुआ था और ये फिर 1540 में हुआ था। हालांकि हुमायूं ने 1530 से 1540 तक एक बारी भाई गला ख़राब हो गया बिल्कुल। 1530 से 1540 तक रियाज किया दिल्ली की गद्दी पर। फिर इसने किया 1555 से 56। फिर ये लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। चलिए आगे चलते हैं। अब हम ना सीधा अगली वीडियो में अकबर शुरू कर लेंगे। तो भाई कोशिका पावर हाउस किसे कहा जाता है? बहुत बार इसको करवा चुका हूँ। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को बता दिया भाई। साइटोप्लाज्म होता है जो साइटोप्लाज्म होता है जो हमारे सेल है, उसके बीच में जो द्रव्य भरा होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। क्लोरोप्लास्ट है, ये प्लांट में मिलता है। न्यूक्लियस है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है। तो भाई बस अभी यही करने वाले हैं, रिवाइज करवा दूँ सेल को भी। चलो भाई करवा ही देता हूँ। तो सेल है 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा खोज हुई थी। डेड सेल था, कॉर्क से लिया था। 1674 में लिवन हॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी। और 1839 में स्लाइडन स्वान ने सेल थ्योरी दी थी, बेसिक यूनिट ऑफ सेल। और अच्छा, न्यूक्लियस की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1831 में। और भाई वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट्स में होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, साइज में पानी स्टोर होता है। ह्यूमंस में भी होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अच्छा, फिर गोल्गी बॉडीज होती हैं जिन्हें हम पोस्ट हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। उसके बाद क्या होते हैं भाई? भाई अभी कति बिल्कुल गला ख़राब हो चुका है। लाइजोसोम्स होते हैं, इनको कहते हैं सेल बेड ऑफ द सेल कहते हैं। और भाई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिया, इसका अपना डीएनए होता है। इसके पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या कहते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं। 2 प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक तो होता है स्मूथ, एक होता है रफ। रफ पे हमारे राइबोसोम्स चिपके होते हैं, स्मूथ पे हमारे फैट और लिपिड्स पाए जाते हैं। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट भी 3 प्रकार का होता है। क्रोमोप्लास्ट
भाई अभी बस गला नहीं का साथ दे रहा है, ये कल करवा दूंगा, चिंता मत करना। और यहीं पर ही हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। बोला नहीं जा रहा, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं तो जय श्री राम। चलो चलते हैं, बाय बाय।